हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लाइफलाइन। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ठीक है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, वो सारे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो ये भी पार्ट वाइज आपकी आएगी। ठीक है। इस इससे पहले मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के जो है आपके PYQ अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, जेई मेंस के लिए और नीट के लिए भी स्पेशली। तो वो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक जो है मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन है और लिस्ट टू है हमारे पास, हमको मैच आउट करना है। ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं आपको और यहाँ पे इनके कुछ हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इनके हाइब्रिडाइजेशन से हमें मैच आउट करना है कि किसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो चलिए आइए निकालते हैं एक बार। देखिए, जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी तो ये एक चीज़ याद रखिए, एक फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। ठीक है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये मेन ब्लॉक के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मेन ब्लॉक के लिए। ठीक है, मेन ग्रुप के लिए, मेन ब्लॉक बोलो या फिर ग्रुप बोलो, बात वही है। मेन ग्रुप के लिए ये फार्मूला वैलिड है केवल। ठीक है, मतलब पी ब्लॉक के लिए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे जो फार्मूला है वो कुछ इस टाइप का है। एच इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे ये सारी टर्म क्या है। ठीक है, एच जो है आपका वो है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये यहाँ पे जो आपका वी है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। ध्यान रखिएगा, ये सराउंडिंग एटम पे मत चेक करिएगा। एम जो है आपका वो है आपका नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम का ये मतलब है जिनकी वैलेंसी जो है आपकी वन होती है। ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। राइट, ऐसे वाले जो आएंगे आपके वो मोनोवैलेंट एटम कहलाएंगे। ठीक है, सी जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज, नंबर ऑफ कैटायनिक चार्ज। कैटायनिक चार्ज बोलो या फिर आप पॉजिटिव चार्ज बोलो, है ना। ये आपका क्या होगा, आपका सिंपली नंबर ऑफ अनायनिक चार्ज। नंबर ऑफ अनायनिक चार्ज का क्या मतलब है, निगेटिव चार्ज ही तो बोलते हैं ना अनायन को। क्लियर है। अच्छा, अब ये फार्मूला हम अप्लाई कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। इससे पहले एक और चीज़ है। ठीक है, वो भी आप एक बार देख लो। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एच। एच का क्या मतलब है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हेल्प से जो है आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, तो देखो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे मिनिमम टू हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वैसे 8, 9 तक होता है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में उतना नहीं आएगा, 7 तक ही आएगा। ठीक है, तो टू का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका sp होता है। ठीक है, ये आपकी sp2 होती है। ठीक है, ये आपकी sp3 होती है। ठीक है, ये आपकी sp3d होती है और ये आपका होता है sp3d2, ये आपका होता है sp3d3। ठीक है, अब ये तो दिखाते ही हैं, लेकिन ये जो 4 वाला है ना वो आपका dsp2 भी दिखाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, dsp2 या फिर sp2d, है ना। ठीक है, और इन द सेम वे ये भी आपका d2sp3 भी दिखा सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर आप बात करो ना तो ये कब दिखाते हैं, तो ये जो है ना जनरली जब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की निकालते हैं ना तब ये शो आउट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट वाली जो है ना ये हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मूला है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में आपके 3D 4D और 5D के एलिमेंट जब होंगे तो ये फार्मूला आप अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो ये फार्मूला किस पे अप्लाई फिर होगा,
ये BrF5 इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक का ये आपका यहाँ पे भी जो सेंट्रल एटम है वो भी क्या है, पी ब्लॉक का है, फास्फोरस है। तो चलिए इन दोनों पे तो अप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग। तो चलिए BrF5 और PCl5 का एक बार मैं आपको निकाल के आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। BrF5, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। देखो V क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है आपका, ब्रोमीन है, ठीक है। और सराउंडिंग एटम क्या है आपका, क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ब्रोमीन पे आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी, 7 ना, क्योंकि ये हेलोजन फैमिली से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपकी कितनी होती है, हमेशा 7 होती है हेलोजन फैमिली की। और प्लस मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट ही है ये, जो ये आप फ्लोरीन देख रहे हो ये क्या है, मोनोवैलेंट ही तो है, सिंगल बॉन्ड ही तो बनाता है ना हमेशा, है ना। तो ये आपकी 5 आ गई, ठीक। कोई कटायनिक चार्ज नहीं है, कटायनिक चार्ज का मतलब कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अनायनिक चार्ज भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आप 0 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ गया आपका 1/2, दिस इज 12, 6 आ गया आपका। 6 का क्या मतलब है, sp3d2 आ जाएगा, ठीक है ना, sp3d2 आ जाएगा ना, देख लो आप। 6 के लिए क्या है यहाँ पे, sp3d2, ठीक, ओके। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेन ग्रुप के लिए हमेशा यही आएगा, ठीक है। ये जो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों हमेशा ये दोनों की जब भी बात होगी ना तो वो ट्रांजिशन के अंदर आएगा, ठीक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए है, ट्रांजिशन के लिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना, ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा यहाँ पे। लेकिन केवल अगर पी ब्लॉक की आपको निकालनी है तो वो हमेशा यही आएगी, ठीक है। sp3d2 ही आएगी, d2 sp3 नहीं आएगी वहाँ पे, ठीक है। चलिए PCl5 का भी निकाल सकते हैं ऐसे ही करके, है ना। PCl5 इसका भी वही है, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। तो हाफ वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, फास्फोरस, 5 होगा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पे, ग्रुप नंबर 15 का है। और मोनोवैलेंट एटम आपकी क्लोरीन है, यहाँ पे 5 हो गया, और कटायनिक चार्ज तो है नहीं, कोई अनायनिक चार्ज भी नहीं है। तो 10/2, दिस इज 5, 5 का क्या मतलब हो गया, sp3d। तो sp3d हो गया, यहाँ पे sp3d2 हो गया। तो पहले इन दोनों को मैच आउट कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन जो है एलिमिनेट होता है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो देखो PCl5 है, PCl5 का इसके साथ मैच हो जाएगा ना sp3d, और BrF5 है, ये आपका हो गया मैच sp3d2 के साथ, ठीक है। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी के साथ जो है आपका चला गया है फोर्थ वाला, ठीक। इन दोनों के अंदर है, ये दोनों काट दो, ठीक। दो ऑप्शन अभी आपको चेक करना पड़ेगा, सी का दोनों में 1 है, तो अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा ए और डी। तो चलो एक बार ट्रांजिशन एलिमेंट की भी हाइब्रिडाइजेशन सीख ही लेते हैं। वैसे मैं आपको कोऑर्डिनेशन के अंदर डिटेल कराऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्किप आउट करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बहुत लोग को पता भी होगा कैसे निकालते हैं, PtCl42 माइनस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ना, यहाँ पे सेंट्रल एटम का हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद ना हम यहाँ पे क्लोरीन से जो है उसको कोऑर्डिनेट करवाते हैं, फिर वहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, सिंपल, क्लियर है। तो देखो कैसे यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझो कि ये पीटी है कहाँ पे, है ना, इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैंने बताया था वैसे आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर कि निकल्स के अंदर जो है पीडी होता है, और पीडी के नीचे क्या होता है, पीटी होता है। तो निकल का तो आपको याद ही होगा। देखो मैं खाली आउटर लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी आप सोचो कि सर पूरा क्यों नहीं लिख रहे हो, तो पूरा तो आपका ये होता है, ठीक है, आर्गन 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। इसके लिए क्या आ जाएगा, 4d8 आ गया, 5s2 आ गया, वैसे ही इन द सेम वे इसका आ गया आपका 5d8, और यहाँ पे 6s2 आ गया, क्लियर है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये पीटी जो है हमेशा क्या फॉर्म करेगा,
जो भी नीचे वाले होते हैं 4D और 5D के, वो हमेशा ना लो स्पिन फॉर्म करते हैं, ठीक है। लो स्पिन कम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब ये लो स्पिन हाई स्पिन कम्प्लेक्स क्या है, वो भी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। कंसेप्ट सीरीज आ रही है बहुत जल्द, ठीक है। वहाँ पे मैं ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट है ना, मैं वहाँ पे आपको सिखा दूंगा, ठीक है। वैसे कोऑर्डिनेशन में मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो एक बार ये लिखते हैं इसका ना पीटी का, ठीक है, क्लियर। तो पीटी के जो आउटर ऑर्बिटल है वो कौन कौन से हैं आपके, 5D, और कौन से हैं 6s, तो आप लिखो यहाँ पे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, D8। तो देखो, ध्यान से आप समझिएगा यहाँ पे, अगर मैंने न्यूट्रल के अंदर खाली लिखा हुआ है तो ये ऐसे दिखाना है आपको, 4 5 6 7 8। बट जैसे ही यहाँ पे जो प्लेटिनम है, अब प्लेटिनम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम क्या है, न्यूट्रल में तो है नहीं ना। तो आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको निकालना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पीटी के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आप निकालो, क्या आएगा, PtCl42 माइनस है, राइट। तो आप पीटी का एक्स कंसीडर कर लो, एंड ये आपके 4 एटम है, -1 शो करता है क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू -2, तो x -4 इक्वल टू -2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, +2 आ गया, ठीक है। मतलब जो आपकी पीटी है वो किसमें है, +2 में है। ये 6s2 है ना, ध्यान रखिएगा। तो +2 आपको दिखाना है, +2 का ये मतलब है कि ये आपको बाहर के इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने पड़ेंगे, गायब करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताई है यहाँ पे कि पीडी होता है और पीटी जो होता है, जो 4D के होते हैं और 5D के आपके होते हैं, वो हमेशा लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपको देख रहा हूँ ना, ये पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे लिगेंड अप्रोच कर रहा होता है ना, कोई भी लिगेंड हो, वो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो आपका, वो पेयरिंग ही कराएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी स्ट्रांग और वीक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 4D और 5D का हमें अंदर जो है हमेशा पेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आ गई। सॉरी। अब ये आपका 6s है, यहाँ पे आप 6s लिख दो। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 क्लोरीन आपको ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो ये क्लोरीन यहाँ पे बैठा दो, ये इलेक्ट्रॉन अपने इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर देगा। 2 क्लोरीन बच रहे हैं, तो आपको आगे वाले ऑर्बिटल भी बनाने पड़ेंगे। आगे वाला ऑर्बिटल आपकी 6p है। अभी 2 क्लोरीन आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट करवाना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं क्लोरीन, ठीक है, डोनेट करके। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये 5D का था, ये आपका 6s का है और ये 6p का है। तो देखो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, DsP2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे एक ही ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना D का, तो DsP2 आ गया, ठीक है। तो अब आपका आंसर आ गया, ठीक है। PtCl4 का जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, DsP2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप मैच कर लीजिए। PtCl4 है वो आपका क्या आ जाएगा, DsP2, ठीक है। मतलब डी के लिए ए के लिए कौन सा आ जाएगा, ए के लिए आपका थर्ड आ जाएगा ना, यहाँ पे तो सेकंड दे रखा, काट दो। तो एक ही ऑप्शन आपका है करेक्ट, बी वाला, ठीक है ना। तो ऐसे आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा करने की वैसे नीड नहीं है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें, तो आपको टाइम लग रहा होगा कि क्वेश्चन काफ़ी लेट हो रहा है, बट यहाँ पे कंसेप्ट सिखाने में उतना टाइम लग रहा है, आपको बस 2 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वैसे करके आप इसका कोबाल्ट का भी आप निकाल लेना, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रिसेंट ही क्वेश्चन है ये भी, 2022 में पूछा गया है। तो एक बार पढ़ते हैं इसको। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। सॉरी, स्टेटमेंट 1 है और आपके पास स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन जो है फिर से ये कोऑर्डिनेशन का आ गया है, ठीक है। पर चलिए कर लेते हैं इसको। देखिए आप, कंपाउंड आपके पास क्या है, Na
CN42 माइनस है, ठीक है, ये है आपके पास कंपाउंड। क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। और आपके पास एक और कंपाउंड है, वो कौन सा कंपाउंड है वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, NiCO4। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इनकी ना यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात की गई है, देखो आप पढ़ो यहाँ पे, NiCN4 is a square planar and diamagnetic complex with DsP2 hybridization for, but NiCO4 is a tetrahedral paramagnetic and with sp3 hybridization for Ni, मतलब निकेल से। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पढ़ने से एक चीज़ समझ में आ रही है कि हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं एक बार। तो निकेल के सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको इसकी कन्फिग्रेशन लिखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो आप जानते ही हो, 3D4s2 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे, ये भी काफ़ी सिंपल ही है। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना होता है उसको आप क्या लेट कर लोगे, एक्स लेट कर लेना। ठीक है। जो आपका ये साइनाइड है वो आपका -1 शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 साइनाइड है, यहाँ पे इक्वल टू जो चार्ज है वो लिखते हैं। x-4 इक्वल टू क्या आ गया आपका -2, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका +2। तो ये आपका +2 के अंदर आ गया। क्लियर है? तो ये आपने लिखा हुआ किसके लिए, न्यूट्रल के लिए लिखा हुआ है, तो आपको किसके लिए दिखाना पड़ेगा, आपको निकल +2 के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकल +2 के लिए अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन आपको निकाल देना बस। कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या आ जाएगा, आर्गन 3D8 4s0 4p0। क्लियर है? ठीक है ना? अब बस फिर से वही काम करना है आपको। ठीक है, अगेन जो है एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो साइनाइड है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये ना पेयरिंग करवाएगा आपका। ठीक है, तो पेयरिंग विल टेक प्लेस। पेयरिंग विल टेक प्लेस। तो पेयरिंग अगर होगा तो आप देखिए, पहले आप लिखिए निकेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होना चाहिए Ni+2 के अंदर, पहले आप वो लिखिए। तो देखो पेयरिंग करा के ही लिख देते हैं ना डायरेक्ट, है ना, तो ऐसे पेयरिंग आप करा देना। क्लियर है? करा दिया है ना, ये किसका हो गया, 3D का हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4s रहा होगा खाली, और यहाँ पे क्या रहा होगा आपका 4p रहा होगा खाली। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, यहाँ पे साइनाइड जो है, यहाँ पे साइनाइड यहाँ पे डोनेट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। एक साइनाइड यहाँ पे आ जाएगा, और एक साइनाइड यहाँ पे, और एक साइनाइड आपका यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। ठीक है, 4 साइनाइड। तो आप यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आ रही है, DsP2 आ रही है, DsP2। ठीक है, तो DsP2 तो हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख गई। ठीक है, ओके। और क्या ये डायामैग्नेटिक है, तो बिल्कुल ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक आप समझ रहे हो ना, डायामैग्नेटिक का ये मतलब होता है जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक स्पीशीज का क्या मतलब है, all electrons should be paired, all electrons should be paired। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो ना सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है ना, तो ये डायामैग्नेटिक भी हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 का आधा तो स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, लेकिन हमें NiCO4 का भी तो निकालना पड़ेगा ना। चलिए NiCO4 का भी एक बार हम निकाल ही लेते हैं, क्या कह रहे हैं, आइए। NiCO4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो CO है ना, ठीक है, कार्बोनिल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोनिल है आपका, सॉरी, है ना, कार्बोनिल जो है आपका वो क्या है आपका, किस टाइप का लिगेंड है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है,
न्यूट्रल लिगेंड है, ये कोई चार्ज नहीं रखता है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये भी मतलब पेयरिंग जो है आपका करा देता है, ठीक है, किसी भी केस में। तो यहाँ पे अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है तो आप यहाँ पे निकेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता था वो आप लिखो, आप अभी अभी हमने लिखा था ना, क्या आ जाएगा आपका आर्गन 3d8 4s2 आएगा। तो ये तो न्यूट्रल है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बट यहाँ पे जो CO है ना, जैसे यहाँ पे CO आएगा ना, तो ये समझिए आपकी ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में अभी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट का ये मतलब है कि लिगेंड अब इसके पास आ रहा है, ठीक है, जुड़ने के लिए। तो अब क्या होगा ना कि अब पेयरिंग हो जाएगा अपने आप, ठीक है। देखो ये 3D का मैं बना देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे 4s के अंदर भी आपके कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। तो ये जो है ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, ये आपकी किस ग्राउंड स्टेट की बात है, ठीक है। बट जैसे ही यहाँ पे आपकी कार्बोनिल आएगी आपकी, वो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा सारा, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल क्या है आपका, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, वो आपका क्या है, वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना यहाँ पे, तो वो पेयरिंग करा देगा। तो अब जो ऑर्बिटल की जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन वो कुछ इस टाइप की आपको दिखेगी, पेयरिंग भी कराएगा और जो ये साथ में जो है ना, इसको भी उठा के इसके अंदर ही पेयर अप करवा देगा, इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो फिर ये 4s भी खाली हो गया, और आगे की जो ऑर्बिटल है वो आपको लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमें तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिखाना ना, हमें कराना है ना, कोऑर्डिनेट करवाना है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक आपको CO आप यहाँ पे जोड़ना है आपको, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट करेगा CO, ठीक है। यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट करेगा CO, और एक CO आपका एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करोगे तो ये क्या आ गई आपकी, sp3 आ गई, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए आप, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। तो आप देखो ये सारे ही पेयर्ड हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब जो है आप आराम से स्टेटमेंट पढ़िए आप, ठीक है, आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर होगा। अब आप देखिए आप यहाँ पे, अब यहाँ पे कहा जा रहा था कि NiCO4 जो है वो टेट्राहेड्रल है, तो यस बिल्कुल टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, जो DsP2 होता है वो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बता भी दूंगा मैं, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। और जो आपकी sp3 होती है वो आपकी क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, आपको पता भी होगा वैसे, है ना, ये सब चीज़। तो देखो पहला स्टेटमेंट का जो आधा पार्ट है वो तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, सही है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल भी ठीक है। अब ये बताओ ये क्या पैरामैग्नेटिक है, ये यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे समझने वाली बात है आपकी, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, अभी अभी आपने निकाला हुआ है NiCO4 पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक नहीं है ना ये क्या हुआ आपका, ये जो है आपका डायामैग्नेटिक हो गया ये। तो स्टेटमेंट 1 जो है ना वो गलत हो गया, ठीक है, पूरी तरीके से गलत हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल गलत है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट ट्रू आर ट्रू, गलत है ये। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स, तो ये अभी आप इसको अभी होल्ड पे रखो, अभी ये हो सकता है आंसर आपका। स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट, गलत है ये। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, गलत है। एक ही ऑप्शन ही बच रहा है आपका, वो बी ही होगा आपका। लेकिन फिर भी आप क्लैरिफिकेशन के लिए आपको स्टेटमेंट 2 भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि स्टेटमेंट 2 जो है अब आपका कैसे गलत होगा। अब आप समझिए, आप स्टेटमेंट 2 आप पढ़िए आप एक बारी। NiCl42 minus and NiCO4 both have a same d electron configuration, have a same geometry and are paramagnetic। फिर से वही बात है, क्या दोनों की जो है डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, तो सेम नहीं है ना। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो इसका क्या आ रहा है, DsP2 आ रहा है,
और ये आपका डायमैग्नेटिक आ रहा है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आप खुद ही देखो, यहाँ पे क्या बोला गया कि ये पैरामैग्नेटिक है, तो गलत हो गया ना, ये पैरामैग्नेटिक है, ऐसे ही गलत हो गया। और कह रहा है कि ज्योमेट्री भी दोनों की सेम है, क्या ज्योमेट्री दोनों की सेम है? इसकी स्क्वायर प्लेनर आ रही है। स्क्वायर प्लेनर का क्या मतलब है? स्क्वायर प्लेनर का ये मतलब होता है PtCl4 जो होगा आपका वो कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक, ओके। और जो आपका NiCO4 है वो आपका टेट्राहेड्रल है ना, तो वो आपका कुछ ऐसा रहा होगा, टेट्राहेड्रल टाइप का। तो ये दोनों की ज्योमेट्री सेम थोड़ी ना है, तो गलत ही हो गया ना। एक ही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये आप बहुत जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप पढ़िए, भी क्वेश्चन आसानी है। द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NH+4 रिस्पेक्टिवली आर। वही टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पूछा गया है। कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। तो चलो NO2 प्लस का हम लोग एक बार निकालते हैं, ठीक है। तो हाफ, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपकी सेंट्रल एटम पहले क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझो क्या है आपका वैलेंस, आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है ना। अब इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने होते हैं? 5। अब ये बताओ यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम है? तो बिल्कुल मोनोवैलेंट एटम नहीं है आपका। जो ये ऑक्सीजन है ना वो आपका क्या होता है? डाईवैलेंट होता है। डाईवैलेंट में अगर सिंपल आपको बताऊं तो ये डबल बॉन्ड अक्सर फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आप मोनोवैलेंट तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 0 रख दो। क्या कोई कैटायनिक चार्ज है? तो यस, कैटायनिक चार्ज है तो एक, तो आप यहाँ पे -1 करना। एनायनिक चार्ज है कोई? नहीं है, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो आप, कितना आ गया आपका 5 - 1 4, 4/2, 4/2 मीन्स 2 आ गया। अब 2 मतलब तो मैंने आपको बताया था क्या आएगा, sp आ जाएगा ना, sp हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं, sp हाइब्रिडाइजेशन आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप पहले एलिमिनेट करके भी साथ साथ देखते रहो ताकि आपका जल्दी हो जाए। देखो इसके अंदर sp2 आ रहा है, sp2 आ रहा है, काट दो, ठीक है, कट गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बस हमें इसका निकालना है, NO3 माइनस का निकालना, बस काम हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो आप NO3 माइनस का, अब देखो आप कैसे निकालोगे। फिर से वही काम करना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ये हाफ हो गया आपका। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका? देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेंट्रल एटम की बात हो रही है, नाइट्रोजन की ही बात हो रही है। कितना होगा, हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर 15 का 5 हो जाएगा। फिर से मोनोवैलेंट एटम तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 लिख देना आप। अब देखो यहाँ पे कटायनिक चार्ज तो नहीं है, लेकिन ये कौन सा चार्ज है? अनायन है ना, ये है ना, अनायनिक चार्ज है यहाँ पे। तो कटायनिक चार्ज जो है आपका 0 है, लेकिन अनायनिक चार्ज क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो 5 + 1 6 हो गया, 6/2 कितना हो गया आपका 3 आ गया। 3 मतलब sp2 आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको समझाया है कैसे sp2 आएगा, ठीक है। तो बस कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? अब sp2 वाला पकड़ो आप, sp के बाद sp3 आ गया, ये है ना, sp3 आ गया, ये क्या ये होगा? नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, आप ये ऑप्शन टिक मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है। NH+4 का भी आप निकाल सकते हो, चलो मैं आपको निकाल के दिखाई देता हूँ, ठीक है। चलो एक बार देख लो आप। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। हाफ हो गया आपका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे 5 हो गया, ठीक। और आपका ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है आपका? मोनोवैलेंट है, बताया था मैंने, है ना, मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल वैलेंसी दिखाता है ये। कितने हैं? 4 हैं, 4 लिख दो आप। ये कटायनिक चार्ज है यहाँ पे, -1 लिख दो। अनायनिक चार्ज कुछ नहीं है यहाँ पे। तो 5 + 4 कितना हो गया आपका 9, 9 - 1 8, 8/2 4, 4 मीन्स यहाँ पे sp2 है ना, एक बढ़ा देने का यहाँ पे sp3 आ जाएगा, ठीक है। देखो sp3 है भी, है ना, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए अब। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर।
ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ जेनॉन इन XeO4 रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले फिर से वही फार्मूला आ गया आपका, फार्मूला बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपका क्या है, XeOF4। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम जो है आपका यहाँ पे जेनॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, सेंट्रल एटम जो है जेनॉन होता है। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है कि सर सेंट्रल एटम कैसे पहचाने, तो देखो जो सेंट्रल एटम होता है ना, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, उसकी पहचान क्या क्या है थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूँ। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि लेस इन नंबर होता है। लेस इन नंबर, लेस इन नंबर का क्या मतलब है, जैसे मिनिमम आपका वन हो सकता है, टू भी हो सकता है सेंट्रल एटम, है ना। जैसे यहाँ पे देखो इसका नंबर कितना है, जो यहाँ पे फ्लोरीन एटम है वो कितने हैं, 4 है ना यहाँ पे। जेनॉन आपकी कितनी है, 1 है। और आपकी ये ऑक्सीजन कितनी है आपकी, 1 है। तो देखो कम नंबर में कौन है, यही दोनों है। लेकिन अब इन दोनों में से भी ना आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना इसकी बिल्कुल ही कुछ होती ही नहीं है, इनर्ट गैस है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी किसकी कम आ गई, इसकी आ गई। इस वजह से ये जो सेंट्रल एटम है आपकी वो जेनॉन हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब जेनॉन है, तो जेनॉन आप जानते हो ना, यहाँ पे जेनॉन की जो होती है आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, 8। और मोनोवैलेंट है, अब देखो ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट है नहीं, डाईवैलेंट है। बट ये फ्लोरीन तो आपकी क्या है, ये तो मोनोवैलेंट है ना आपकी, है कि नहीं। ये आपकी मोनोवैलेंट है, ये आपकी क्या थी, डाईवैलेंट है। तो आपको यहाँ पे खाली खाली आपको मोनोवैलेंट से मतलब है, डाईवैलेंट से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो मोनोवैलेंट आपकी कितनी है, 4। कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है, कोई अनायनिक चार्ज नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो हाफ हो गया, एंड दिस इज 8 प्लस 4 दिस इज 12, 12/2 दिस इज 6। 6 का मैंने आपको बताया था क्या आएगा आपका, sp3d2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, sp3d2 आ जाएगा बस। तो sp3d2 वाले जो है बस आप वो होल्ड करो और बाकी सबको आप काट दो। सबसे पहली बात इसको काट दो और sp3d को काट दो। अब ये दोनों जो है अभी आपको होल्ड पे रखना है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था वो लोन पेयर आपको निकालना है। तो अब आप थोड़ा सा समझिए आप यहाँ पे कि लोन पेयर आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप, जस्ट अ सेकेंड। देखिए आपके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, और क्या होता है, बॉन्ड पेयर। ठीक, देखो जो लोन पेयर होता है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, एज इट इज होता है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये आपके पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करता है आपका, ठीक है, वो बॉन्ड पेयर कहलाता है। तो देखो आप समझना, आप यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह भी अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो जेनॉन के पास जो है आप समझना, जेनॉन के पास जो है आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन के अंदर से जो है आप समझना 4 जो है कहाँ पे यूज हुए, सिंगल बॉन्ड बनाने में। अब ये 4 जो है सिंगल बॉन्ड बनाने में यूज होना। अब बस आप ऐसा समझो ना कि अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है कुछ भी। ठीक है, मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि स्ट्रक्चर आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 फ्लोरीन आपको जोड़ दो। ठीक, जोड़ दिया आपने, तो 4 इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए ना, हो गए कि नहीं यूज, हो गए। तो इसके पास और कितने बचे होंगे, 4। बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है आपका डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड बना दो। तो 2 यहाँ पे यूज हो गए, समझ में आई बात। तो आप खुद देखो, 2 2 4 2 6 तो यूज हो गए, इसके पास कितने बचे होंगे, एक ही तो लोन पेयर बचा होगा ना, बताओ 1 लोन पेयर बचा है कि नहीं बचा। तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे इसका बहुत शॉर्टकट भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो लोन पेयर आपकी कितनी आ गई, आपकी 1 आ गई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो ये ए वाला हो जाएगा। कि ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है ना। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है, चलिए।
कुछ और क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रक्चर वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वहाँ पे मैं आपको डिटेल बता दूंगा, ठीक है। अभी तो हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार आप। यहाँ पे भी आपको लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पे स्पीसीज आपको दे रखा है और उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल दे रखा है, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो चलो आओ देखते हैं। अगेन वही फार्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस अनायनिक चार्ज, ठीक है। तो चलो SF4 के लिए निकालो एक बारी। SF4 के लिए अगर हम निकालें यहाँ पे तो ये सल्फर है, ठीक है। सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है? 16 का। तो 16 का एलिमेंट है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 6 रहा होगा, है ना। 6 रहा होगा ना। सेंट्रल एटम तो सल्फर ही होगा ना। अभी मैंने आपको बताया सेंट्रल एटम आपको कैसे पहचानना है। जो कम नंबर में होगा वही आपका क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। तो देखो इसके लिए निकालो आप। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम दिस इज 6 प्लस मोनोवैलेंस। क्लोरीन आपका मोनोवैलेंट ही है 4, ये आपका 0 है। ये कटायनिक अनायनिक चार्ज 0 है आपका। कितना आ गया आपका? 1/2 एंड दिस इज 6 प्लस 4 दिस इज 10। 10/2 मीन्स 5 आएगा। 5 में आपका क्या आ जाएगा? sp3d आ जाएगा। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है इधर, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 में आपका sp आ रहा था, ठीक है। 3 में आपका क्या आ रहा था? sp2 आ रहा था, ठीक है। 4 में आपका क्या आ रहा था? sp3। ये आपका sp3d। 6 में आपकी क्या आ रही थी? sp3d2, है ना। और जो लास्ट है 7th वाली वो आपकी क्या आ रही है? जस्ट अ सेकेंड। जो आपकी 7th वाली है वो आपकी क्या आ रही है? sp3d3, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सा है, ठीक है। आपको याद भी हो गया होगा। तो 5 में आपका क्या आ जाएगा? sp3d आ गया। तो बस sp3d मैच करते हैं ना एक बार इसको। जो ये SF4 है आपका वो किसके साथ मैच होगा? इसके साथ, थर्ड के साथ, ठीक है। जो आपका A होगा वो किसके साथ मैच होगा? थर्ड के साथ। तो देखो एक ही ऑप्शन के अंदर खाली है आपका, ठीक है। बस इसको आप मार्क कर लो, ठीक है। बस हो गया। और बाकी निकालने की क्या हो सकता है, समझ रहे हो ना आप। तो कभी कभी एक ही ऑप्शन देख के ही आपका आंसर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको और निकाल के कुछ दिखाता हूँ। आपको किसका निकाल के दिखाऊँ? IF5 का ही निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो IF5 का निकालना है, फिर से वही चीज़ यूज़ करना है आपको। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू क्या आएगा? हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। क्या आ गया आपके पास? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। यहाँ पे आयोडीन है। आयोडीन ये कौन से फैमिली का? हेलोजन फैमिली का, ठीक है। हेलोजन फैमिली का है, मतलब ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 का है, सॉरी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ गए, 7 लिख लो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम आपके 5 है। ये आपका कैटायनिक चार्ज अनायनिक चार्ज कुछ है नहीं यहाँ पे। तो 12/2 आ गया। 12/2 मीन्स 6 आ गया आपका। 6 मीन्स sp3 क्या आ गया? d2 आ गया ना। 6 मीन्स देखो sp3d2 तो है ना 6 मीन्स, देखो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो बस एक बार इसका भी मैच कर लो। IF5 का आपका आ जाएगा sp3d2, ठीक है। ये आपका मैच हो जाएगा 1 से, देखो, ठीक। तो देखो बी का किस में मैच हो रहा है? 1 से, देख रहे हो ना, ठीक है। वैसे आप सबका आप निकाल लेना, ठीक है। अभी मैंने NO2 प्लस का ऊपर बताया था, NH+4 का ही बताया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बड़ी आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है, बस आपका पूरा काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप समझिए आप इसको। थोड़ा और ऊपर करते हैं जस्ट, अच्छा ठीक है। द रिएक्शन इन विच द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइन आटम इज अफेक्टेड। जो ये अंडरलाइन किया गया है इस एटम को XeF4 के अंदर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है सबसे पहली बात।
तो पहले तो आपको रिएक्शन करानी है। रिएक्शन कराने के बाद आपको देखनी है कि जो अंडरलाइन स्पीसीज है क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट होने का ये मतलब है कि क्या चेंज हो रही है। तो जो चेंज हो रही है ना उसी को आपको मार्क करना है, ठीक है। जिसमें चेंज हो रही है उसी को आपको मार्क करना है, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है उसको आपको मार्क नहीं करना है, क्योंकि ये पूछा गया है कि जो अफेक्ट हो रहा है आप उसको बताइए, ठीक है ना। तो जो आपका अफेक्ट हो रहा है आपको उसको बताना है। तो चलिए सबसे पहले आपको रिएक्शन आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे निकाल पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे निकालो HCF4 है प्लस SbF5 है, ठीक। अब देखो ये रिएक्शन अगर आप कराओगे तो वैसे तो ये रिएक्शन जो है वैसे तो मेन ब्लॉक के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट आप समझो आप यहाँ पे ये जो है एक टाइप का क्या है, लिविस एसिड है, ठीक है। क्या है, लिविस एसिड है। तो लिविस एसिड है ना, इसके पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, ठीक है। एंटीमनी के पास जो है डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो क्या होता है ना कि यहाँ से जो फ्लोरीन होता है वो फ्लोरीन क्या करता है, थोड़ा समझिएगा। ये जो फ्लोरीन है ना, जैसे XeF4 है, ठीक है। तो XeF4 के अंदर से जो है एक फ्लोरीन जो है ना डोनेट हो जाता है, इसको डोनेट हो जाता है। अब जैसे ये डोनेट होगा ना तो ये लिविस एसिड है, ये क्या बना लेगा, SbF6 SbF6 माइनस। अब ये एक्सेप्ट करेगा इसको, आप खुद सोचो कि ये एक्सेप्ट करेगा इसको तो ये क्या होगा, SbF6 हो जाएगा ना। ये बात समझ में आई। ये मैंने साइन थोड़ा सा गड़बड़ दिखा दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये डोनेट करेगा इसको, ठीक है। ये डोनेट करेगा अपने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये डोनेट किया तो इस पे क्या आ जाएगा, HCF3 प्लस, ठीक है। अब ये कंपाउंड बन गया आपके पास, ठीक है। तो अब देखो इसको अंडरलाइन किया गया था, तो सबसे पहले इसकी हाइब्रिडेशन आप निकालो, ठीक है। अच्छा हाइब्रिडेशन अभी हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले ना हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये H2SO4 है, H2SO4 है और यहाँ पे इनिशियल का रिएक्शन कराया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, अगर आप इसको थोड़ा सा देखो तो ये क्या है, H और HSO4 माइनस है, और यहाँ पे क्या है आपका Na प्लस और क्या है Cl माइनस, राइट। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको अटैच कर दो, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, HCl आ गया, और ये आपका आ गया NaHSO4 माइनस, ठीक है। क्लियर है, ये आपका बन गया, ठीक है, प्रोडक्ट। अभी मैं खाली प्रोडक्ट बना रहा हूँ आपका, ठीक है। बाद में हम लोग हाइब्रिडेशन निकालेंगे, ठीक है, किसमें चेंज हो रहा है किसमें चेंज नहीं हो रहा है। अब ये H3PO2 है, ठीक है। इसका ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, तो देखो अगेन जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है इसका, तो ये ध्यान रखिएगा। जब इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा ना तो ये आपका बनाता है PH3 प्लस H3PO4, ठीक है। इसको आप देख लेना, ठीक है, मेन ग्रुप का है, ठीक है। ये इसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी किसका पूछा गया था, इसका पूछा गया था, तो यहाँ पे भी आपको इसका चेक करना है। यहाँ पे भी आपको इसका पूछा गया था तो यहाँ पे भी आपको इसका देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको इसका पूछा गया था, यहाँ पे भी आपको इसका ही देखना है, ठीक है। एक बार डी वाला भी एक बार हम लोग लिख ही लेते हैं, सबका लिख लिया हमने। ये NH3 हो गया, ठीक है, और हमने क्या किया है H प्लस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अगेन क्या हो गया, ये आपका क्या है, लिविस बेस है, सॉरी लिविस एसिड में लिख रहा हूँ। ये क्या है आपका, लिविस बेस है। तो लिविस बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं बढ़िया वाले, है ना। ये एक्सेप्ट करेगा क्या बना देगा, NH+4 बना दिया, राइट, ठीक है। तो इसमें इन दोनों का देखना है, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन तो अब हमारी हो गई है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन जो है कहाँ पे चेंज होगा। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग ना ए वाला हम लोग चेकआउट करते हैं, ठीक है। तो चलो ए जो है आपका कहाँ से कहाँ चला गया, देखो एक बार मैं निकाल लेता हूँ। HCF4 है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जो आपका HCF4 है वो चेंज हो गया आपका किसमें, HCF3 प्लस में, ठीक है। क्लियर है, ओके। जो दूसरा वाला है वो आपका किसमें चेंज हो गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो दूसरा वाला H2SO4 था, अगर आप देखो तो H2SO4 किसमें चेंज हो गया है,
NaHSO4 में चेंज हो गया, राइट, NaHSO4 में चेंज हो गया। चलो NaHSO4 लिख लो यहाँ पे आप। जो H2SO4 है वो आप किसमें चेंज हो गया, वो आपका चेंज हो गया है NaHSO4 में, ठीक। जो आपका 3 वाला है, मतलब 3 वाले का क्या मतलब है, ये C वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, H3PO2 है, वो आपका किसमें चेंज हो गया, वो आपका चेंज हो गया है, जस्ट अ सेकेंड, H3PO4 में, ठीक है, H3PO4 में आपका चेंज हो गया है। जो आपकी फोर्स वाली है, मतलब D वाली, वो आपकी NH3 किस में चेंज हो गई है, वो आपकी NH+4 में चेंज हो गई है। तो ये आपका अपकमिंग प्रोडक्ट है। अब देखना है कि आपको किस में हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है, तो चलो निकाल के देखते हैं फटाफट से। ए के लिए निकालते हैं सबसे पहले, तो इसके लिए निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप समझना, आप XCF4 के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। XCF4 के लिए अगर आप निकालोगे तो हाफ, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जेनोन है 8 हो जाएगा, 8 + 4 हो जाएगा, और बाकी तो 0 0 होगा, ठीक है। कितना हो गया आपका, 8 4 12, 12/2 6 हो गया ना, 6 मतलब क्या आ गया आपका sp3d2 आ गया, ठीक, समझ में आई बात। तो ये क्या आ गई आपकी sp3d2 आ गई। अच्छा ये XCF3 है, चलो इसका भी निकाल लो यहाँ पे, XCF3, तो क्या आपका आ गया 8 + 3 और -1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि आपको काफ़ी सारा न्यूमेरिकल इस पे मैं करा चुका हूँ, ठीक है। सॉल्व, तो कितना हो गया 8 + 3 11, 11 - 1 10, 10/2 मीन्स 5, 5 मीन्स क्या आपका आ गया sp3d आ गया। ये आपका क्या आ गया, आपका sp3d आ गया। तो चेंज तो यहीं पे हो रहा है, बात समझ में आई, चेंज तो यहीं पे हो गया। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये यही वाला हो जाएगा, ठीक है, 1 वाला ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सारा बताऊंगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये ए वाला ही करेक्ट होगा। चेंज हो गया ना, अंडरलाइन, अंडरलाइन स्पीसीज की कहाँ पे हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है वही हमें बताना था यहाँ पे, तो चेंज इसी के अंदर हो गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी आप सबका देख लो एक बारी, कंसेप्ट पर्पज से सीखने के लिए। तो देखो ये H2SO4 है, इसका निकालोगे आप तो sp3 आएगा, आप निकाल के देखो, H2SO4 है, ठीक। तो आपका क्या आ जाएगा, हाफ, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या आएगा, सल्फर, ठीक है, सल्फर ग्रुप नंबर 16 का है, 6 आ जाएगा। ऑक्सीजन जो है आपका डाइवेलेंट है, इसका काउंट नहीं करना होता है, आपको बताया हुआ है, ठीक है। मोनोवेलेंट है ये हाइड्रोजन, तो 2 ठे इसका काउंट कर लो। कैटायनिक एनायनिक चार्ज है नहीं, तो 8/2 4 आ गया, 4 मीन्स sp3 आ गया। तो इसका क्या आ गया आपका sp3 आ गया। अब देखो ये NHS4 है, ठीक है, NHSO4 है, तो पता है ये ना एक आयनिक कंपाउंड है, ध्यान रखना। तो इसको अगर आप तोड़ोगे ना तो क्या बनेगा, Na+ और HSO4- बनेगा। तो आप हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालोगे, इसका निकालोगे, बात समझ में आई। चलो HSO4- का आप निकालो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। तो अगेन यहाँ पे फिर से, यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम आपको पहचानने में दिक्कत हो रहा होगा ना, तो सेंट्रल एटम जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर होगा, ठीक है, तो 6 हो गया। मोनोवेलेंट एटम आपका 1 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, उसको लेना नहीं है। आपका अनायनिक चार्ज -1 है, तो आपको +1 करना है यहाँ पे, तो 6 + 2 8, 8/2 मीन्स 4, 4 मीन्स sp3 आपका ये भी आ गया, ठीक है। तो देख रहे हो आप, अगेन ये क्या आ गया आपका sp3 आ गया। तो ये sp3 से sp3 चला गया ना, कोई चेंज हुआ, कोई चेंज ही नहीं हुआ यहाँ पे, बात समझ में आई, कोई चेंज यहाँ पे आपका नहीं हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर में, ठीक है। इसी वजह से आपका ऑप्शन 1 था। आप H3PO2 का, H3PO4 का आप निकालना, ठीक है। इनका भी आपका क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आप चेक कर लेना, sp3 आएगा, इसका भी आपका sp3 आएगा, ठीक है। इसका अगर आप निकालने जाओगे तो इसका आ जाएगा आपका sp3, ठीक है। अगर आप इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 और 4 9, 9 - 1 8, 8/2 4, 4 मीन्स sp3 इसका भी आएगा, ठीक है। क्लियर है, तो आप निकाल के देख लेना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आप अगले क्वेश्चन में अगेन जो है हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन अगेन पूछा गया है। द आयन दैट हैज a sp3d2 hybridization for the central atom is,
sp3d2 हाइब्रिडेशन किसकी है इन चारों में से, वो आपको चेकआउट करनी है। चलो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो आप, क्या है आपके पास, ICl2 माइनस है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, आयोडीन है, ठीक है, ध्यान रखना है। सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, आयोडीन है। और सराउंडिंग एटम क्या है यहाँ पे, Cl माइनस है, क्लोरीन है, राइट। तो चलो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालो, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ये आयोडीन है, ग्रुप नंबर 17 का है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यहाँ पे, 7, ठीक है, 7 लिख दो आप। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, मोनोवैलेंट ये क्लोरीन मोनोवैलेंट ही होता है, बताइए आपको, 2 हो गया। अब ये अनायनिक चार्ज है, अनायनिक चार्ज को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, प्लस कर दो, कितना आ गया, हाफ। तो 7 और 2 9, 9 1 10, 10/2 कितना आ गया, 5। तो 5 का तो मतलब क्या आ गया आपका, sp3d आ गया। तो ये तो आपका नहीं होने वाला है, ये जो है आपका नहीं होगा, ठीक। वैसे ही Brf2 माइनस का निकालो आप, ठीक है, ये आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। Brf2 माइनस का आप निकालो, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अब तक तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम अगेन ये ब्रोमीन है, ग्रुप नंबर 17 का है, 7 हो जाएगा। फ्लोरीन है, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एनायनिक चार्ज आपका -1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +1। तो ये हाफ, दिस इज 7 + 2 + 1 10, 10/2, दिस इज 5, 5 मीन्स sp3d, राइट। तो ये भी आपका होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब आप ICl4 माइनस का देखो, ICl4 माइनस, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू अगेन यहाँ पे V प्लस M माइनस C प्लस ए। अब बार बार फॉर्मूला आप लिखते जाओ, मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, आपको देख देख के आपको याद हो जाए। तो ये हाफ हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपके 7 आएंगे, यहाँ पे मोनोवैलेंट आपके एटम कितने आएंगे, 4 आएंगे। और यहाँ पे अनायनिक चार्ज आपका प्लस का 1 है सॉरी माइनस का 1 है, तो प्लस करना होता है ना। तो 7 और 4 11, 11 + 1 12, 12/2 कितना आ गया आपका, 6, 6 का क्या मतलब है, sp3d2। बस करेक्ट आंसर यही है, वही पूछा गया आपसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर है इतना। IF8 माइनस का भी आप निकाल सकते हो, चलो एक बार निकाल लो, एक बार इसका भी, है ना, सबका निकाल ही लिया, एक बार IF8 माइनस का भी आप निकाल लो, IF8 माइनस, ठीक है। तो वही है, स्टेरिक नंबर लिखो या फिर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, ठीक है। तो हाफ हो गया आपके पास। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सेंट्रल एटम इज 7, और यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम 8 हो गया, प्लस अनायनिक चार्ज +1। तो 7 और 8 15 और 1 16, 16/2 ये 8 आ गया। अब आपको सर आपने 8 का तो बताया ही नहीं है, 8 का आपको नहीं बताया गया, तो बस आपको क्या करना है, एक बढ़ा लेना है ना। sp3d3 तक मैंने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 4 और 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो sp3d4 हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन, क्लियर है, ठीक है ना। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन है, 1 मिनट से कम में आपका हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आप ये क्वेश्चन पढ़िए आप। Based on VSPR theory, match the shape a geometry of the molecule in list 1 with the molecule in list 2 and select the most appropriate option. Okay. देखो यहाँ पे शेप दे रखे हैं सारे के सारे लिस्ट 1 में, और यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखे हैं। चलो तो यहाँ पे मैं आपको शेप भी थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब शेप का यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ कि शेप आप कैसे आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो देखो आप कैसे यहाँ पे आप निकालोगे। सबसे पहले आप समझिएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। देखिए ज्योमेट्री होता है और शेप होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए आप हमेशा, ज्योमेट्री और हमारे पास क्या होता है, शेप होता है। तो देखो ज्योमेट्री और शेप जो है अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। जो ज्योमेट्री और जो शेप है ना, दोनों क्या है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज नहीं है। इसको जो है सेम
समझने की गलती मत करना, दोनों जो है बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ज्योमेट्री के अंदर जो है क्या क्या होता है, ज्योमेट्री इंक्लूड्स लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इसमें दोनों चीज़ इंक्लूड होता है, लोन पेयर भी और बॉन्ड पेयर से हम निकालते हैं यहाँ पे वीएसपीआर थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओनली बॉन्ड पेयर इंक्लूड होता है, ठीक है, केवल केवल बॉन्ड पेयर इंक्लूड होता है, यहाँ पे लोन पेयर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे शेप में, आप ध्यान रखिएगा हमेशा। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ, और यहाँ पे खास करके यहाँ पे शेप की बात करी गई है, तो शेप केवल और केवल बॉन्ड पेयर से आप निकालोगे, लोन पेयर से आपको नहीं निकालना होता है, ठीक है। ज्योमेट्री की जब भी बात आएगी तो हमेशा आपको लोन पेयर कंसीडर करना होता है, और बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर करना होता है, जो शेप में हमेशा बॉन्ड पेयर, ठीक। चलो, तो सबसे पहले हम XCF4 की देखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं पूरा वो टेबल ही लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो, क्योंकि ये शेप वाला आ गया तो मैंने आपको बोला था कि मैं शेप का भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आप लिखो, यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन लिखो, यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड शेप लिखो, ठीक है। तो देखो 2 3 4 5 6 7, मैं आपको 7 तक ही बता रहा हूँ, 7 तक ही मोस्ट केसेस में आते हैं, है ना। होने के लिए तो आपका 8 9 तक चला जाता है, लेकिन आपका आएगा नहीं कभी भी, ठीक है। 8 का कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, 8 का भी मैं आपको बता दूंगा, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक टाइप का होता है उसका, ठीक है। चलो, ठीक है। अब देखो इसका हाइब्रिडेशन आपका क्या आता है, SP, इसका क्या आता है आपका SP2, इसका क्या आएगा आपका SP3, इसका क्या आ जाएगा आपका SP3D, इसका क्या आ जाएगा आपका SP3D2, इसका आपका SP3D3, ठीक है। अब देखो, अब ये ध्यान रखो, SP में ना जब भी शेप आएगा वो हमेशा लीनियर आएगा, ठीक, क्लियर है। SP2 में जब भी आपकी आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। SP3 के अंदर क्या आ जाएगी आपकी, टेट्राहेड्रल आएगी। SP3D के अंदर आपकी क्या आ जाएगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है, TBP बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। SP3D2 है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। SP3D3 हो गया, आप SP3D2 हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका PBP, ठीक है, मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब ये लीनियर ट्रायगोनल प्लेनर ये कब आएगा, ये हमेशा तब आएगा ना जब यहाँ पे क्या होगा, नो लोन पेयर। ये कब की बात है, जब आपके पास लोन पेयर नहीं हो, ठीक है। मतलब वैसे वाले शेप को हम क्या बोलते हैं कि बिल्कुल क्या है उसके अंदर, मतलब एक्यूरेट है, उसके अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो वहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन आने की संभावना नहीं है आपकी, ठीक है। तो ये तब के लिए है जब आपकी लोन पेयर जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन लोन पेयर जब आएगा ना तो डिस्टॉर्शन वहाँ पे होगा आपका। अब मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा लोन पेयर आएगा तो कैसे कैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो देखो इसके केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा लीनियर ही आता है। अगर SP2 की हम बात करें तो SP2 में भी लोन पेयर आते हैं, ठीक है, इसका केस मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, ये भी डिस्टॉर्टेड हो सकता है। अब ये SP3 है, इसके केस में भी लोन पेयर की पॉसिबिलिटी आती है, ठीक है, सबके केस में लोन पेयर की पॉसिबिलिटी आएगी नीचे वाले में, तो वहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पेक्ट में जो एक्यूरेट शिप होनी चाहिए, अगर लोन पेयर नहीं है तो आपकी वो ये होनी चाहिए, ठीक है। इतना अभी आप दिमाग के अंदर रखो, बाकी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल है, XCF4 है, SF4 है, और ClF3 है, और BF3 है। तो चलो पहले इन लोगों को तो पहले निकालते हैं, ठीक है। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन तो निकालें। वैसे हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे कभी भी जो है शेप प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मेथड है, कुछ मेथड उससे आप निकाल सकते हो आराम से। देखो
तो हमारे पास क्या था, HCF4 था, ठीक। तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे, हाइब्रिड नंबर आप निकालोगे। निकालो हाइब्रिड नंबर, हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ये हो गया आपका, क्लियर है। तो ये हाफ हो गया आपका, और ये हो गया आपका 8 + 4 हो गया ना, अब तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो कितना आपका आ गया, 6 आ गया। 6 मतलब sp3d2 आ गया, ठीक है। अब देखो sp3d2 में वैसे क्या होना चाहिए, अगर 6 आ रहा है तो अगर 6 आपके बॉन्ड पेयर आ गए, अगर ये 6 के 6 बॉन्ड पेयर आ गए यहाँ पे, लोन पेयर यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, 0। तो ये वाला जब भी केस होगा ना, तो यहाँ पे हमेशा आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे आप समझना जरा, यहाँ पे कि बॉन्ड पेयर मान लो कि 4 आया, ठीक है, और लोन पेयर आपका 2 ठे आ गया, तो यहाँ पे जो बनता है ना वो आपका स्क्वायर प्लेनर बनता है। इसके अंदर बस 2 ही केस होता है, ठीक है। स्टेरिक नंबर 6 के अंदर जो है 2 ही केस होता है, एक ये 60 वाला और एक 42 वाला, ठीक है ना। ठीक है, मतलब मैक्सिमम यही केस होता है, और भी केस हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे ना हम लोग बोलते हैं कि डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया, मैक्सिमम केस में आपको यही दिखेगा। तो देखो ये आप यहाँ पे, तो वैसे होना तो चाहिए था इसका क्या, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन हमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर भी तो यहाँ पे अब देखना पड़ेगा ना कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना है। तो देखो यहाँ पे HCF4 की यहाँ पे कहानी समझो, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, और यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, तो 4। तो 4 यहाँ पे यूज हुए होंगे ना सिंगल सिंगल में, तो कितने इसके पास बच गए, 4। क्या बच गई, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इसमें बताओ लोन पेयर कितने आएंगे, 2 ही लोन पेयर तो आ रहे होंगे ना। मतलब कौन सा केस हो गया यहाँ पे, 4 बॉन्ड पेयर हो गया और 2 लोन पेयर। तो इसका जो शेप आएगा ना वो किस टाइप का आएगा, जो शेप आएगा उसका आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की अगर मैं बात करूँ तो शेप जो है कुछ इस प्रकार से होता है, मैं बना देता हूँ। ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। ठीक है, ये जो है आपका स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर। तो HCF4 का जो होगा वो आपका स्क्वायर प्लेनर आएगा, ठीक है। तो 1 का मैच होना चाहिए किसके साथ, C के साथ, ठीक है। तो 1 का जो है C के साथ मैच होना चाहिए था, इसके साथ। तो बस एक बार ये ऑप्शन यहाँ पे मैच करने की कोशिश करो, C का 1 के साथ, C का 1 के साथ, ठीक है। इसको काट दो, इसको भी यहाँ पे काट दो, ठीक है। अब उसके बाद अब किसी का भी निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। एक मैं BF3 का निकाल लेता हूँ, ठीक है। एक बारी मैं BF3 का एक बार निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो BF3 का देखो, अगर मैं BF3 के यहाँ पे बात करूँ तो BF3 का फिर से वही निकालना है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना है, उसी से आइडिया लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम बोरोन है, तो बोरोन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका, ग्रुप नंबर 13 का है 3 आएगा, 3 + 3 दिस इज 6, 6/3 = 3, 3 में 3 sp2 आ गया ना यहाँ पे। sp2 में देखो, इस sp2 में अब अगर 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक, ध्यान रखना 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है अगर, तो ये आपका बिल्कुल क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, किसी टाइप की डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं होगी। तो एक बार बॉन्ड पेयर लोन पेयर एक बार निकाल लेते हैं ना यहाँ पे। तो देखो BF3 है हमारे पास, तो सेंट्रल एटम पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, और मोनोवैलेंट आपके यहाँ पे एटम कितने हैं, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुए ना मोनो में, मोनोवैलेंट एटम यहाँ पे कितने हैं, मोनोवैलेंट एटम जो है 3 है। तो बॉन्डिंग में इस्तेमाल कितने हुए, बॉन्डिंग में तीनों का तीनों इस्तेमाल हो गया ना यहाँ पे। तो बॉन्डिंग यहाँ पे अगर मैं बॉन्डिंग यहाँ पे लिखूंगा, बॉन्डिंग पेयर, तो तीनों ही बॉन्ड बना रहे, कोई खाली ही नहीं है यहाँ पे। तो लोन पेयर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया ना यहाँ पे। अगर मैं BF3 की बात करूँ तो इसका शेप जो है आपका प्लेनर होगा,
प्लेनर आपका कुछ इस टाइप का होता है प्लेन के अंदर, ठीक है। प्लेनर जो है इस टाइप का होगा, इस टाइप का प्लेन के अंदर ये, ठीक है। देखो प्लेन के अंदर ये ऐसे करके होता है ये, जस्ट सेकंड। प्लेनर जो है आपका ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे करके होता है, ऐसे करके आप मिला देना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ट्रायगोनल प्लेनर हो गया, ठीक है। तो BF3 जो है आपका ट्रायगोनल प्लेनर आएगा, तो एक बार इसको भी मैच कर लो, जस्ट अ सेकंड, इसको भी मैच करो। ये ट्रायगोनल प्लेनर है BF3, ठीक है। तो बी का जो होगा वो मैच होगा 4 के साथ, ठीक है। तो बी का मैच होगा आपका 4 के साथ, तो बी का मैच होगा, देखो ये तो ए और डी तो गलत है, ठीक है। बी का मैच होगा 4 के साथ, तो यही ऑप्शन है। इसमें तो 3 दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये जो है बी वाला आपका करेक्ट हो गया। तो देखो सारा निकालने की वैसे नीड ही नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। और बाकी आप और भी कर सकते हो, ClF3 और आपका SF4 का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप कैसे आप निकालोगे वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ClF3 है ना, ClF3 और क्या है, जस्ट अ सेकेंड, ClF3 है और आपका SF4 है, ठीक है। चलो ClF3 है और SF4 है। देखो ClF3 में फिर से वही आपको निकालना है, क्या आ जाएगा, हाफ। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 7 + 3 कितना आ जाएगा, 10, 10/2, 5, 5 मतलब क्या आ गया आपका sp3d। sp3d का क्या मतलब होता है कि TVP ज्योमेट्री होगा। देखो TVP ज्योमेट्री पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा होता है आपका। TVP ज्योमेट्री जो है ना कुछ आपका ऐसा होता है, मैं स्टैंडर्ड ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी बॉन्ड पेयर ना, आपकी टोटल बॉन्ड पेयर आपको मिल रही हूँ, ठीक है, लोन पेयर वहाँ पे हो ही ना, ठीक है। तो देखो ये TVP ज्योमेट्री में आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, आप उसको ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपकी TVP ज्योमेट्री है, ठीक है। ये वाली जो आप प्लेन देख रहे हो, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये प्लेन को बोलते हैं, इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। आप जानते भी होगे, है ना, आप सबको पता होगा, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। और ये जो बॉन्ड है वो है आपका एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल बॉन्ड और ये है एक्सियल बॉन्ड है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है, सेशन। तो मैं काफ़ी चीज़ें मैं आपकी स्किप आउट कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी आपको जैसे जो चीज़ आपको नहीं निकालनी आती हो, जैसे जियोमेट्री हो गया या फिर शेप हो गया, है ना, तो ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक है, मतलब करीब 10-15 मिनट तो लगेगा ही एक एक टॉपिक में अच्छे से मुझे समझाने में। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना आपको कौन सा इसमें से आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है, जियोमेट्री शेप निकालने में या फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने में। उसका मैं जो है ना अलग से वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा लोग को ये सब आता भी होगा, उनका थोड़ा टाइम नुकसान होगा। तो ClF3 है, यहाँ पे सेंट्रल एटम आपकी Cl हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोनोवैलेंट एटम है, तो ये आपको एक एक बॉन्ड ऐसे करके लगा देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन पे 7 आपके होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। अब मोनोवैलेंट जितना है ना उतना यूज हो जाता है, ठीक है, उतना इलेक्ट्रॉन। तो 7 - 3 आपकी मोनोवैलेंट एटम कितनी है, 3, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपके बच रहे हैं। तो वही 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना आपको ये इक्वेटोरियल में ना ऐसे करके आपको दिखते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि शेप के अंदर जो है ना ये लोन पेयर को तो इंक्लूड ही नहीं करना होता है। तो बताओ ये आपको कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, यही तो है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टी शेप्ड, ठीक है, ठीक है ना। मतलब देखो कहने का ये मतलब है कि हम लोन पेयर को इंक्लूड ही नहीं करते, हम ऐसा समझते हैं, ठीक है, हम जो है हम ऐसा समझ रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं कि ये है, ठीक है। शेप के अंदर हमें लोन पेयर को देखना ही नहीं होता है। तो ये टी शेप्ड का हो गया, ठीक है। वैसे ही आपका SF4 था, तो SF4 का भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, काफ़ी लंबा हो जाएगा आपका सोल्यूशन। SF4 है, फिर से हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको निकालना है, हाफ, दिस इज 6 + 4 10,
10/2 दिस इज 5। ये आपका क्या आ गया, अगेन sp3d आ गया। अगेन आपका क्या आ जाएगा, टीबीपी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी। कब ये टीबीपी ज्योमेट्री होगी, स्टैंडर्ड जब आपकी बॉन्ड पेयर कितनी आएगी, बिल्कुल 5 आएगी, तब आएगी आपकी टीबीपी। और लोन पेयर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलो आओ देखते हैं क्या बॉन्ड पेयर यहाँ पे 5 है। 5 तो ऐसे ही नहीं दिख रहा है। देखो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। और यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4। तो बताओ यूज कितना हो रहा होगा, 6 - 4, 4। 4 तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे यूज होगा ना बॉन्डिंग बनाने में, ऐसे करके। अब देखो ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। देखो 4 तो यहाँ पे यूज हो गया। जैसे ये मैं ना ग्रीन से दिखा देता हूँ इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन दिखा देता हूँ। तो बताओ 2 4 और ये ग्रीन से एक और 2 6। तो लोन पेयर यहाँ पे कितना आ रहा है, लोन पेयर आपकी 1 आ गई ना यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे बॉन्ड पेयर आपकी 4 आ गई, ठीक है, और लोन पेयर आपकी क्या आ गई, 1 आ गई, तो आप खुद देखो ना आपको ये स्ट्रक्चर किस टाइप का दिख रहा है। ये आपको किस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है कि नहीं। अभी इसको मैं ऐसे लिख दूं, कैसा दिख रहा है, ये शीशा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका शीशा होता है। हमेशा ध्यान रखिए, शेप में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लोन पेयर नहीं देखना होता है, ठीक है। आप लोन पेयर इग्नोर करिएगा। ज्योमेट्री जब भी पूछा जाएगा तो वहाँ पे तो आपको टीबीपी ही जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखो सबके लिए मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर अब 9 पे आइए। अगेन जो है फिर से एक आसान सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ Brf3 मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली आर। तो फिर से वही बात है, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालो, हाफ और Brf3 है ना आपके पास, Brf3 है, ठीक है। तो आपकी 7 हो जाएंगी ना, 7 + 3 कितना हो गया, 10/2। 10/2 मीन्स 5 हो गया। 5 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया आपका, sp3d। sp3d आ गया ना। sp3d में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बॉन्ड पेयर, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर बॉन्ड पेयर 5 हो, ठीक, और लोन पेयर आपकी 0 हो, तब तो आपकी बिल्कुल स्टैंडर्ड आती है टीबीपी ज्योमेट्री। लेकिन मान लो कि लोन पेयर आपकी आपकी कितनी आ गई, आपकी 1 आ गई, है ना। तो 1 आ गई तो आपकी क्या आती है, जैसे बॉन्ड पेयर 4 आ रहा होगा ना, वहाँ पे लोन पेयर अगर आपकी 1 आ गई, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, देखो बॉन्ड पेयर 5 का क्या मतलब, आप समझो थोड़ा सा। कुछ ऐसे आ रहा होगा ना इसका स्ट्रक्चर, समझ में आ रही है बात आपको, कुछ ऐसे ही होगा ना, ऐसे करके मैंने बनाया था अभी अभी, है ना, समझ रहे हो आप, ऐसे करके, राइट। और बॉन्ड पेयर 4 होने का क्या मतलब है, आप समझिए। बॉन्ड पेयर 4 होने का ये मतलब है कि, अच्छा ऐसे मत बनाओ, जस्ट अ सेकेंड। बॉन्ड पेयर 4 होने का ये मतलब है कि 2 ठे ऊपर से आप लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे 2 ठे लगा दो आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, लोन पेयर है कि नहीं, यहाँ पे लोन पेयर होता था। तो ये किस टाइप का आपको दिख रहा है, शीशा है कि नहीं, आपको किस टाइप का दिख रहा है, शीशा। एक कंडीशन और होती है यहाँ पे, बॉन्ड अभी अभी आपकी बॉन्ड पेयर मान ली कि आपकी 3 आ गई, तो लोन पेयर आपकी कितनी आ रही होगी, 2 आ रही होगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, टी शेप दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, ठीक है, स्टेरिक नंबर 5 की, या फिर आप बोलो हाइब्रिड नंबर 5 की। तो ये आपको याद रहनी चाहिए। अगर याद नहीं भी है ना तो फिर भी आप आइडिया लगा सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप याद ही करो, आप आइडिया लगा सकते हो आराम से। तो देखो अगर टी शेप है तो बॉन्ड पे 3 रहा होगा, तो 3 का मतलब ये है कि ऐसे रहा होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ऐसे रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ना ऐसे करके लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर को तो दिखाना नहीं होता ना, मैं लोन पेयर को दिखा ही नहीं रहा हूँ। तो किसका हो गया, टी शिफ्ट हो गया आपका। तो देखो Brf3 की बात है, sp3d है, तो आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आपकी 5 आ गई। तो अब Br के अंदर आप देखो ना, Br के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7।
फिर मैंने आपको बोला है कि मोनोवैलेंट निकालो, मोनोवैलेंट इसके अंदर कितने हैं 3, तो 3 तो इसी के अंदर यूज होगा ना, तो कितना बचा 7 माइनस 3 करो आप, कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कि अनयूज है, क्या है आपके अनयूज है, अनयूज का मतलब समझ रहे हो ना आप, बॉन्डिंग के अंदर इस्तेमाल ही नहीं हो रहे वो, बॉन्डिंग के अंदर क्या है इस्तेमाल ही नहीं हो रहे, तो कहाँ जाएंगे लोन पेयर के अंदर जाएंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर बनाना है आपको, कितना बनेगा 2 ही बनेगा, अगर 2 बनेगा तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना बन रहा होगा, बॉन्ड पेयर आपकी कितनी बन रही हो 3, तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। कौन सा कंडीशन आ गया आपका, ये वाली कंडीशन आ गई ना टी शेप वाली, तो देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे लोन पेयर आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो लोन पेयर आपका कितना आ जाएगा, लोन पेयर आपकी 2 आ गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, और है ना लोन पेयर आपकी ये आ गई, और आपकी क्या आ गई बेंट टी शेप लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यस बेंट टी शेप्ड ही है, ठीक है, इसको बेंट ये टी शेप्ड ही वैसे उसको बेंट टी शेप्ड भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये